बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अज़ीज़ तलबा हम पढ़ने जा रहे हैं दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त का जो क्वेश्चन है अज़ीज़ तलबा, ये हमारे फर्स्ट ईयर का जो उर्दू का पेपर है उसमें शामिल किया जाता है। दरख्वास्त या रसीद जो है वो पेपर के अंदर पूछी जाती है और ये 10 नंबर का सवाल होता है जिसका हमने आंसर जो है वो देना होता है। तो जी तलबा, आइए आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं। तो इब्तिदा में लिखा है दरख्वास्त नवीसी। तो जी तलबा, दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। देखिए, ये एक उसका पहलू है कि दरख्वास्त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये जो है वो इजाफ़ी मालूमात जो है वो दरख्वास्त के हवाले से दी जा रही हैं, जिसके लुग़वी मानी इल्तिमास करना। अज़ीज़ तलबा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो लुग़वी मानी है वही असली मानी होते हैं। उन्हीं मानों को बुनियादी मानी भी कहते हैं और हकीकी मानी भी कहते हैं। तो जिसके लुग़वी मानी इल्तिमास, गुजारिश, अर्ज़, इल्तिजा, ख्वाहिश और आरज़ू के हैं। ये जी तलबा तमाम जो है दरख्वास्त के जो है वो मानी तहरीर किए गए हैं। जबकि इस्तिलाहान अज़ीज़ तलबा, ये लफ्ज़ के वो मानी होते हैं जो ख़ुद वज़ा करदा जो है वो मानी होते हैं। ना तो ये लुग़वी होते हैं, ना असली, ना बुनियादी, ना हकीकी, बल्कि ये हम खुद जो है वो किसी लफ्ज़ के मानी अख़ज़ कर लेते हैं। तो ये तलबा, इस्तिलाहान दरख्वास्त मुराद वो तहरीर है जो किसी मुताहिद या आम आदमी की तरफ से किसी अफसर या साहिब इख्तियार व इक़्तिदार शख्सियत को इनफरादी या इज्तिमाई ज़रूरत, मसला या शिकायत के हल के लिए लिखी जाए। ये अज़ीज़ तलबा दरख्वास्त के जो है वो इस्तिलाही मानी जो है यहाँ पर बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अज़ीज़ तलबा, तालिब इल्म को कॉलेज से रुख़्सत लेने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी पड़ती है। इसी तरह मुताहिद अमला और आम लोग भी मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए अपने अफसरान को दरख्वास्तें लिखते हैं। यानी कि जहाँ पर भी दरख्वास्त की ज़रूरत पेश आती है वहाँ पर जो है वो दरख्वास्त को अज़ीज़ तलबा तहरीर किया जाता है। दरख्वास्त एक बाज़ाब्ता तहरीर होती है। इसे लिखते वक्त जुमला, अज्ज़ा व अनासिर, तर्ज़ तख़ातुब और अलक़ाब व आदाब को मद्देनज़र रखना पड़ता है। दरख्वास्त का मज़मून सादा और आम फ़हम होना चाहिए। दरख्वास्त लिखने के लिए छोटे छोटे जुमले तहरीर करने चाहिए। इनके दरख्वास्त के जो जुमले हैं उनमें तवालत ना हो बल्कि उनमें इख्तिसार होना चाहिए। दरख्वास्त के जुमले मुख्तसर होने चाहिए और ऐसी तौजीहात पेश करनी चाहिए। तौजीहात मतलब अज़ीज़ तलबा वज़ाहत या दलाइल ऐसे पेश करने चाहिए जिनकी दरख्वास्त के उन्वान के साथ मुकम्मल मुनासबत हो। इन जो उन्वान दिया गया है उसके साथ जो है उसकी मुनासबत हो, वो जुड़े हुए हों, ताकि मुतलका अफसर उसकी रोशनी में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कायल हो जाए। तो जी तलबा, उसके बाद हमारे पास हैं दरख्वास्त के हिस्से। यानी दरख्वास्त के कितने हिस्से होते हैं यहाँ पर जो है उनका इंदराज जो है वो किया गया है। तो जी तलबा, नंबर 1 पे है आगाज़। यानी जब हम दरख्वास्त का आगाज़ करते हैं उसको आगाज़ भी कहते हैं और उसको सरनामा भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, दूसरे नंबर के ऊपर है मौजू और अज़ीज़ तलबा तीसरे नंबर के ऊपर है आदाब और चौथे नंबर के ऊपर है नफ्स मज़मून और पाँचवें नंबर के ऊपर है इख्तितामिया और तारीख़। अज़ीज़ तलबा, ये 5 हिस्से जो है वो दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं। नंबर 1 को दोबारा से डिस्कस करते हैं, आगाज़ या सरनामा। अज़ीज़ तलबा, जब हम दरख्वास्त लिखते हैं, जैसे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फ़िरोज़वाला, ऐसे जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो उसको जो है वो आगाज़ या सरनामा कहते हैं। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हम जो है मौजू लिखते हैं कि हमारी दरख्वास्त का मौजू क्या है, किस मकसद के लिए जो है वो दरख्वास्त लिखी जा रही है। तो अगर हम किसी प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो छुट्टी की दरख्वास्त भी हो सकती है।
जो हमारा कॉलेज है उसके हमारे कमरे का हमारा क्लास रूम है उसका कमरा जो है उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो उस हवाले से भी प्रिंसिपल साहब को जो है वो दरख्वास्त जो है और वो दी जा सकती है। ये उसका मौजू होता है। तीसरे नंबर के ऊपर अजीज तलबा आदाब, जिसको हम जनाब आली जो है वो कहते हैं, आदाब को जो है वो तहरीर किया जाता है। उसके बाद अजीज तलबा नफ्स मजमून होता है, इसमें जो है वो 3 हिस्से हम शामिल करते हैं। नंबर 1 के ऊपर तारुफ होता है, नंबर 2 के ऊपर मुद्दआ होता है और तीसरे नंबर के ऊपर इसमें दुआ को शामिल किया जाता है। और 5वें नंबर के ऊपर अजीज तलबा इख्तितामिया और तारीख का इंदराज किया जाता है। इख्तितामिया से मुराद अजीज तलबा हम जो है वो पेज के जो है वो बाएं जानिब जो है वो दरख्वास्त गुजार या अल आरिज का लफ्ज़ जो है वो तहरीर करते हैं, और दूसरी जो राइट साइड है दाएं जानिब जो है वो तारीख का जो है वो इंदराज जो है वो करते हैं। तहरीक को जो है वो अजीज तलबा हम तहरीर करते हैं। तो ये अजीज तलबा दरख्वास्त के हिस्से हैं। यहाँ पर जो है वो 5 हिस्सों के हवाले से हमने जो है वो कुछ बातें दरख्वास्त के हवाले से अजीज तलबा जो है वो जानी है। उसके बाद अजीज तलबा दरख्वास्त नवीसी के लिए हिदायत, कुछ हिदायत भी यहाँ पर जो है वो अजीज तलबा दी गई हैं। तो हम पढ़ते हैं किस किस हिदायत पे हमने दरख्वास्त लिखते वक्त जो है वो अमल करना होता है। नंबर 1 पे अजीज तलबा जिस अफसर को दरख्वास्त लिखनी हो, सबसे पहली सतर में उसका ओहदा, इदारे का नाम और पता मुअद्दिबाना अंदाज में लिखना चाहिए। अजीज तलबा जिस भी अफसर को हम दरख्वास्त दे रहे हैं तो पहली लाइन के ऊपर जो है अजीज तलबा उसका ओहदा भी लिखेंगे, इदारे का नाम भी लिखेंगे और पता, और उसको मुअद्दिबाना अंदाज में तहरीर करेंगे। अजीज तलबा ये लफ्ज़ जो है अमूमन जो है वो तलबा जो हैं वो मोदबाना पढ़ते हैं, मोदबाना नहीं है, मुअद्दिबाना यानी अदब के साथ लिखना चाहिए। मसलन बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर। उसके बाद अजीज तलबा मुखातिब को जनाब या साहिब लिखें, यानी कि 2 जो है यहाँ पे लफ्ज़ हैं, या तो जनाब लिखेंगे मुखातिब को या फिर साहिब का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मुखातिब को जनाब या साहिब लिखें, दोनों हम मानी है, यानी जनाब और साहिब एक ही मानी रखते हैं, दोनों हम मानी है, इसलिए जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखना गलत और गैर फसी होगा। यानी कि दोनों में से हम एक को तहरीर करेंगे, एक को लिखेंगे, दोनों लिखना जो है वो गैर फसी होगा, यानी गैर मेयारी, अजीब, या इसको हम कवायद की गलती भी कह सकते हैं। दोनों अगर हम जो है वो लिखते हैं तो इसमें नंबर कटने का अजीज तलबा अंदेशा होता है। लिहाजा जब हम पहली लाइन के ऊपर सरनामा या आगाज़ लिखते हैं तो उसमें या तो जनाब तहरीर करेंगे या फिर साहिब का लफ्ज़ जो है वो लिखेंगे। अजीज तलबा दूसरी हिदायत जिस पर हमें अमल करना होता है दरख्वास्त में वो है, दूसरी सतर में मौजू लिखा जाता है, यानी पहले लाइन पे जो है वो आगाज़ होता है, सरनामा होता है, और दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो सतर है उसके ऊपर हमने मौजू लिखना है। अगर प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है तो जो हमारा मौजू है या जिस मकसद के लिए हम दरख्वास्त दे रहे हैं वो लिखना जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे हम अगर शादी में शिरकत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो हमारा मौजू होगा शादी में शिरकत के लिए रुखसत की दरख्वास्त, तो हम ऐसे जो है उसको अपने मौजू को जो है वो तहरीर करेंगे। उसके बाद अजीज तलबा तीसरी सतर में जिसको जो है वो हम आदाब के तौर पर जो है वो जानते हैं, या आदाब तीसरी सतर में जो है वो लिखेंगे तो उसके लिए जनाब आली के अल्फाज जो हैं वो लिखे जाते हैं। तीसरी सतर में जनाब आली लिखा जाता है। और अजीज तलबा उसके बाद जो चौथी हमारे पास हिदायत है जिस पर हमें अमल करना है वो है, चौथी सतर में गुजारिश है या इल्तिमास है के अल्फाज लिखकर नफ्से मजमून का आगाज़ किया जाता है। तो इसके अलावा जब हम दरख्वास्त को तहरीर करते हैं तो उसकी चौथी लाइन के ऊपर, चौथी सतर के ऊपर हम या तो गुजारिश लिखते हैं, गुजारिश है या इल्तिमास है के अल्फाज लिखने के बाद मतलब कि ये लफ्ज़ लिख कर हम जो है वो अपने नफ्से मजमून का आगाज़ करते हैं। तो जनाब नफ्से मजमून के हवाले से बात समझ लीजिए कि नफ्से मजमून में 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो बयान की जाती हैं, लिखी जाती हैं। नंबर 1 तारुफ होता है,
نمبر 2 مدعا، جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں، درخواست تحریر کر رہے ہیں، اور وہ مدعا جو ہے وہ تحریر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم جو ہے نفس مضمون میں دعا کو تحریر کرتے ہیں، جیسے آپ کی عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی، کرم ہوگا، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ نفس مضمون میں 3 چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور 3 اور چیزیں ہیں عزیز طلبہ نفس مضمون کے حوالے سے۔ جب ہم نفس مضمون تحریر کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں، ان پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جملوں کا ربط، یعنی کہ جملوں کا آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، ملان ہونا چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے، بے جوڑ جملے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو جو پھر ہماری درخواست جو ہے وہ غیر معیاری تصور ہوگی۔ نمبر 1 جملوں کا ربط ہونا چاہیے، اور نمبر 2 کے اوپر عزیز طلبہ ہمارے نفس مضمون کے اندر املا کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ املا کی غلطیوں سے ہمارا نفس مضمون پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے نفس مضمون میں ہم جو چیز سامنے رکھیں گے وہ ہے عزیز طلبہ رموز اوقاف کا استعمال، یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ تو رموز اوقاف کا جو استعمال ہے وہ بھی صحیح انداز سے کرنا چاہیے۔ جہاں پر جو ہے وہ ختمہ کی علامت آنی ہے، یعنی فل سٹاپ، وہاں فل سٹاپ لگائیں گے۔ جہاں پر سکتہ یعنی کوما آنا ہے وہاں پہ کوما لگائیں گے۔ جہاں پر وقفہ کی علامت آنی ہے وقفہ، جہاں پر جو ہے وہ کولن ہے وہاں کولن لگائیں گے، یعنی کہ جو علامت جہاں جہاں اگر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، تو جو ہے وہ سوالیہ نشان ہم جو ہے وہ وہاں پہ اس کی علامت جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو رموز اوقاف کا بھی صحیح استعمال جو ہے وہ نفس مضمون کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوبارہ سے میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں ایک جملے میں، یعنی کہ درخواست کا جو نفس مضمون میں اس میں تعارف ہے، مدعا ہے اور دعا ہے، اور پھر نفس مضمون میں جملوں کا ربط بھی ہو، املا کی کوئی غلطی نہ ہو، اور رموز اوقاف کا درست طریقے سے استعمال کیا گیا ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہدایت ہے۔ درخواست لکھتے وقت ہم نے جس پہ عمل کرنا ہے وہ ہے درخواست کا مقصد بہت واضح اور صاف انداز میں لکھیں، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم درخواست تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا درخواست دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد بھی واضح اور صاف انداز میں تحریر کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ابہام پیدا نہ ہو، کوئی چیز مبہم نہ ہو، یہ نہ ہو سمجھنے میں دقت یا دشواری ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے دعائیہ یا اختتامی الفاظ لکھ کر درخواست ختم کریں۔ جب ہم جو ہے آخر میں دعائیہ الفاظ لکھیں گے یا ان کو اختتامی الفاظ کہہ سکتے ہیں، لکھ کر درخواست کو ختم کرتے ہیں۔ مثلا شکر گزار رہوں گا، مہربانی ہوگی، عین نوازش ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کو ہم اختتامیہ بھی کہتے ہیں، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم دعا میں نفس مضمون میں دعا میں جو ہے اس کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے آخر میں ایک سطر چھوڑ کر، جہاں پہ ہمارا نفس مضمون ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم عزیز طلبہ ایک سطر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ایک لائن جو ہے وہ چھوڑیں گے، اور بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے عزیز طلبہ العارض یا درخواست گزار لکھے، اور اس کے نیچے اپنا نام، پتہ، ماہ تاریخ درج کریں۔ تو عزیز طلبہ، ہم جو ہے بائیں جانب تو العارض لکھیں گے یا درخواست گزار لکھیں گے، لیکن دائیں جانب جو ہے وہ ہم تاریخ کا اندراج کریں گے، تاریخ کو جو ہے عزیز طلبہ تحریر کریں گے، تو اس طرح ہماری درخواست جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا درخواست نویسی کا ایک طرح سے طریقہ، یا درخواست نویسی کے لیے ضروری جو ہدایات ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، ان کو ہم نے جانا ہے، ان کو ہم نے سمجھا اور سیکھا ہے۔ کہیں پر عزیز طلبہ اگر ابہام ہو، کوئی چیز مشکل ہو، کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو، سمجھنے میں دشواری ہو یا سمجھ نہ آئی ہو، تو کمنٹس کر کے جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔